नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि भारत सरकार ने उस पर अपनी बेबाक राय रखी है। मुझे लगता है कि और विषयों पर भी बेबाक राय रखने की आवश्यकता है। बेबाक राय रखी है जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान जिस प्रकार से तड़प रहा है और पाकिस्तान ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने उनके उनके जनरल सेक्रेटरी ने फिर भारत के फॉरेन मिनिस्टर से बात की। पीछे भी एक विषय आया था कि जो भारत के सऊदी अरबिया में एम्बेसडर थे उनसे बात की और अभी उन्होंने फिर से प्रयास किया कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए। और कब कहा, ये दूसरी वर्षगांठ है आर्टिकल 370 की। 5 अगस्त के अगल बगल उन्होंने ये बात भारत सरकार से कही या मीडिया रिपोर्ट्स ने उसको फिर से रिपब्लिश किया। सवाल ये है कि लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान दबाव बना रहा है या पाकिस्तान के शह पर पाकिस्तान के प्रयासों से ओआईसी अपना ये प्रयास कर रहा है। ये लोगों की गलतफहमी है कि पाकिस्तान के शह पर यह प्रयास हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुतेरे प्रयास करके देख लिए। पाकिस्तान के किसी प्रयास का कोई सफलतापूर्वक आंसर नहीं मिला। यानी यहाँ तक कि पूरे विश्व ने, जब पाकिस्तान ने प्रयास किया तो पूरे विश्व ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर बात ये आती है कि ओआईसी आखिर ये इस्लामिक कॉरपोरेशन या इस्लामिक संगठन किसके कहने पर कैसे ये कर रहे हैं, हमको बड़ी गहराई से जानने की आवश्यकता पड़ती है। और भारतवर्ष में आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं, इसके मूल पर। आखिर ये कहाँ से ऑर्गेनाइज होता है, कहाँ से गवर्न होता है और कैसे गवर्न होता है। क्यों? क्योंकि कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला कहाँ से पढ़े हुए व्यक्ति थे। दूसरी बात है कि जिन्ना कौन सी यूनिवर्सिटी से जाते थे। और आज की तारीख में चूंकि इस्लामिक कंट्रीज़ में पढ़ाई लिखाई का तो चलन नहीं है, क्योंकि वो तो जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ी जाए। अब आधुनिक संसार में अगर उनको कुछ करना है तो कहीं ना कहीं से मुस्लिम्स हायर करने पड़ेंगे। भारतवर्ष में एक यूनिवर्सिटी है जिसने पाकिस्तान की आधारशिला रखी, जिसने जम्मू कश्मीर के इस हाल की आधारशिला रखी और जिसने आज ओआईसी के ऊपर दबाव डालकर ये सब चल रहा है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस प्रकार से सहायक रही। अगर आप पूरी रिसर्च इस पर सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि किस प्रकार ये मूवमेंट चलाए जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हालांकि माइनॉरिटी स्टेटस की भी हम उसकी बात करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में उसकी आधारशिला रखी गई। 1920 में आधारशिला रखने के बाद जब देश आज़ाद हुआ, चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपको ये तो मालूम ही होगा कि पाकिस्तान की जो खोज हुई या पाकिस्तान की जो बंटवारा हुआ उसका कर्णधार अगर कोई था तो वो उत्तर प्रदेश था, उस समय का यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस में आधुनिक तरीके से अंग्रेज़ों के कानून को कौन समझे और कौन अंग्रेज़ों के साथ डील करे, इसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिन्ना वहाँ से जाते थे, शेख अब्दुल्ला वहाँ से जाते थे। कश्मीर की प्रॉब्लम आप देख ही रहे हैं, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का देन थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बाकायदा स्ट्रैटेजिकली उस पर स्ट्रैटेजी बनाई और स्ट्रैटेजी बनाकर उसको सामने रखा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही जो उसके एलमनीज थे उस समय 1947 के तरफ, 1946-47 में, यानी कि यूनिवर्सिटी बने अभी 26 वर्ष ही हुए थे, लेकिन उन लोगों ने भारत सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया था। उस समय इंग्लिश गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया था कि हमको अलग देश चाहिए। जिन्ना ने गवर्नर जनरल से मिला। ये रिसर्च में एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि जिन्ना गवर्नर जनरल से उस समय मिले और उन्होंने कहा कि आप जब सत्ता में आए थे तो भारत का बादशाह, भले कहने का बादशाह था, हालांकि जिस समय अंग्रेज भारत में इस तरफ उत्तर भारत की तरफ आए हैं उस समय यहाँ मराठाओं का शासन हो चुका था। मराठाओं के पेंशन भोगी हो चुके थे बादशाह यानी कि मुगल, लेकिन फिर भी फरमान तो मुगल के नाम से ही जारी हो रहा था। तो उसका कहना था कि मुगलों से आपने सत्ता ली है, क्योंकि आखिरी मुगल बादशाह के रूप में देश में रिकॉग्नाइज किया गया बहादुर शाह जफर को।
उसने ही 1857 का उसके नेतृत्व में युद्ध हुआ, उसके नेतृत्व में आज़ादी की पहली बिगुल बजी। तो ये कहा गया कि भाई आपने बहादुर जफ़र से सत्ता ली है और बहादुर शाह जफ़र के वंशजों को यानी कि हम लोगों को सत्ता दीजिए, ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। लेकिन उस समय वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि कांग्रेस बड़े रूप में आ चुकी थी और मुस्लिम संगठन भारत में जितने भी थे वो सिर्फ इस्लामिक बातों पर निर्भर थे। वो अंग्रेजों की भाषाएं बहुत अच्छे से नहीं समझते थे और मजे की बात यह थी कि पूरा का पूरा खाड़ी उस समय अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था। पूरा खाड़ी, उस समय की जो कुर्दिश एम्पायर थी या उस समय की जो टर्किश एम्पायर थी, वहां अंग्रेज बैठ चुका था। यानी कि वहां या तो अंग्रेज से मतलब है कि यूरोपियंस वहां बैठे हुए थे और वो कब्जा किए हुए थे। यानी कि अब संसार में इस्लामिक शासन कहीं पर भी नहीं बचा था। इसलिए सपोर्ट कहां से मिले? तो जिन्ना ने माउंटबेटन के सामने एक योजना रखी कि एक काम करिए, मुझे एक स्थान दे दीजिए, एक देश बना कर दे दीजिए, एक स्थान दे दीजिए जहां से मैं, उसके विचार में था कि जहां से मैं पुनः फतेह कर लूंगा। अगर आप हमारे पुराने लेक्चर्स को उस विषय पर देखेंगे जिसमें जो जो मुस्लिम जो रूलर्स थे, उन मुस्लिम रूलर्स के आधार पर, चूंकि भारत में लगभग छोटे मोटे नवाबों की अगर हम बात करें तो 100 से ऊपर नवाब थे और लगभग 550 या 500, 450, 500 के तरफ हिंदू रियासतें थी, जिन्हें लगातार इस बात पर सरकार को एग्री करवाता रहा कि ये जो, और इसकी सारी रिसर्च जेएनयू से, वो एएमयू से चल रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से चल रही है, वो रिसर्चें कर करके दे रहे हैं। तो जिन्ना इस बात के लिए अड़ा कि भाई ये जो रूलर हैं, रूलर को राइट दिया जाए कि वो डिसाइड करे कि उसको किसके साथ जाना है। माउंटबेटन उस बात के लिए मान गए, जबकि कांग्रेस इस बात पर एग्रीड थी कि प्लीबिसाइड सब जगह होना चाहिए और देश में ब्रिटिश इंडिया का विभाजन और बाकी प्रिंसली स्टेट्स में प्लीबिसाइड होना चाहिए, वो जो प्रिंसली स्टेट के लोग जो डिसाइड करें उनके साथ जाना चाहिए। लेकिन जिन्ना को ये लग रहा था कि 100 से ऊपर मुस्लिम स्टेट्स हैं, इसलिए हम 100 भारत में, भारत के अंदर 100 पाकिस्तान बना लेंगे और धीरे धीरे हम आक्रांताओं के वंशज हैं या आक्रांताओं के गुलाम रहे हैं या आक्रांताओं ने हमारी माताओं बहनों के साथ गलत किया जिसकी वजह से हमारी उत्पत्ति हुई, तो हम उनको अपना पूर्वज मानकर हिंदुस्तान में पुनः सत्ता स्थापित कर लेंगे। यही कारण था कि 47 में वो अनायास ही उन्होंने आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर पर। फिर 65 का युद्ध हुआ, चूंकि चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, 65 का युद्ध अपने आप ही कर दिया क्योंकि उनका टारगेट शुरू से ये था कि वो हिंदुस्तान पर कैसे कब्जा करें। सारी रिसर्चें अब भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही चल रही थी। मजे की बात यह थी कि भारत में जो एजुकेशन मिनिस्टर बने, आप देख लीजिए कि किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो एजुकेशन पॉलिसीज में परिवर्तन लाइए, 100, 200, 50 साल बाद वो देश बिगड़ जाएगा। तो जो पहले जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने वो मौलाना आज़ाद थे और मौलाना आज़ाद एक अरेबिक थे, मदरसे के पढ़े लिखे थे, कभी भी किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं गए थे। 1951 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक संशोधन ले आया गया। मैं आपको बता दूं कि 1920 में जिस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन रही है वो सेंट्रल लॉ से बन रही है। उससे पहले एंग्लो मुस्लिम कॉलेज, मैं मान सकता हूं कि वो सैयद अहमद खान ने जगह कवर करके और उसको बनाया था, लेकिन जब सेंट्रल ने 1920 में इसको पास कर लिया तो वो माइनॉरिटी स्टेटस उसका खत्म हो चुका था। यानी कि अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चुकी थी। 1951 में मौलाना आज़ाद उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे और उन्होंने ये संशोधन करवा दिया। संशोधन का परिणाम निकला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब माइनॉरिटी स्टेटस लेती गई, तो थोड़ा सा संशोधन किया। फिर 1966 में फखरुद्दीन अली अहमद एजुकेशन मिनिस्टर बने और 66 में उन्होंने एक बड़ा संशोधन उसमें ले आए और उस संशोधन के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया। मैं आपको बता दूं 1920 में ये माइनॉरिटी स्टेटस की नहीं है, 1951 में खुद छोड़ा था अपना काम किया गया और 1966 में 1965-66 में इसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम पर। अब माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया तो उसमें एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि गड़बड़ से मतलब मुसलमानों ने, अजीज पाशा नाम के एक व्यक्ति ने इस एक्ट को 1965-66 के एक्ट को चैलेंज कर दिया और अजीज पाशा का कहना था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चूंकि मुसलमानों ने बनाई थी, एंग्लो मुस्लिम कॉलेज इसमें था और ये मुसलमानों ने इकट्ठी की थी, इसलिए ये हमको वहां प्रॉपर्टी अपनी स्वयं की, मतलब माइनॉरिटी को, मुसलमानों को स्वयं की प्रॉपर्टी रखने का अधिकार भी होना चाहिए, जो अधिकार अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने की वजह से नहीं है। जबकि 1951 और 1966 के कानूनों से वो किसी न किसी प्रकार से अब माइनॉरिटी स्टेटस ले चुकी है।
अजीज पाशा ने ये सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल से चैलेंज किया। 5 जजों की बेंच बैठी, 5 जजों की बेंच ने पूरा सुना, आर्गूमेंट दिया गया कि भाई एंग्लो मुस्लिम विद्यालय, एंग्लो मुस्लिम कॉलेज था, ये था, वो था, सैयद अहमद खान ने इसकी आधारशिला रखी थी, इसलिए साहब ये माइनॉरिटी है। फिर उन्होंने कहा 1951 के कानूनों में चूंकि यूनाइटेड प्रोविंस उस समय 1951 तक यूनाइटेड प्रोविंस का जो गवर्नर होता था या गवर्नर की काउंसिल होती थी उससे गवर्न होती थी, मतलब बनाई सेंट्रल ने थी, लेकिन जो उसको सबको ओवरराइड करने का राइट था, जो यूनिवर्सिटी की काउंसिल है, वो यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर जनरल को था, गवर्नर को था। अब मुख्यमंत्री बैठ गया तो मुख्यमंत्री को गया। 1951 में उत्तर प्रदेश के जो यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश के अब जो गवर्नर बैठा या सरकार बैठी उसके राइट छीन लिए 51 में, 66 में पूर्ण रूप से छीन लिए और प्योर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। तो उनका कहना था कि ये जो जमीन है हमको इसको ओन करने का राइट दिया जाए, इस पर हमको बैठने का राइट दिया जाए। कमाल पाशा, ये अजीज पाशा का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप एंग्लो मुस्लिम विद्यालय जिस समय था उस समय की बात मैं मान सकता हूं कि आप लोगों ने वेक्यूर की, लेकिन आपके ये दोनों जो इंस्टीट्यूट हैं इन्होंने 1920 में जब यूनिवर्सिटी नई बनी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अपने सारे राइट सरेंडर कर दिए जमीन सहित। इसलिए अब ये चूंकि सेंट्रल का कानून है, इसलिए अब इसमें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। मजे की बात यह है कि 67 में ये जजमेंट आया, 68 में ये साइट हुआ और माइनॉरिटी स्टेटस छीन लिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसका कोई माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है ये तो, और किसी भी प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण इसमें नहीं हो सकता और किसी भी मुस्लिम सिटीजन को कोई ऐसा प्रिवेंशन नहीं है, कोई उसके साथ जाति नहीं हो रही। इसलिए ऐसा कहना कि मुसलमानों के साथ जाति हो रही है इन कानूनों के माध्यम से, इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के माध्यम से, तो फिर वो गलत है। यानी कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं, ये सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है और किसी भी सरकार को, केंद्र की सरकार या राज्य सरकार को कोई भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बनाने का कोई अधिकार नहीं अपने पैसे से। आर्टिकल 29 और 30 इसमें चैलेंज हुआ था। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 25 और 26 इसमें चैलेंज हुआ था। तो आर्टिकल 29 का जो आर्गूमेंट है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट का आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 29, और इसी में से 23 कैपिटल ए बना था जो आर्टिकल 30 बना था। उसमें अगर डॉक्टर अंबेडकर की स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वो रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटी भारत में काउंट नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान बन चुका है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर वहां कहते हैं माइनॉरिटी का मतलब यहां पर है जो एक स्टेट से भाषाई आधार पर या उसकी वेशभूषा के आधार पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो हो सकता है कि वो वहां पर माइनॉरिटी हो, इसलिए उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन उनकी चली नहीं, बाद में उसके इंटरप्रिटेशंस बदलते चले गए। खैर, आर्टिकल 29-30 में यह कहा गया कि भाई लोगों को अपने हिसाब से कॉलेज इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार है, ना कि सरकार को। सरकार आर्टिकल 29-39 में पार्टी नहीं बन सकती, सरकार नहीं करेगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई एक जजमेंट भी हैं जिसमें उन्होंने कहा है, टीएमएपाई फाउंडेशन में भी कहा कि अगर सरकार उसमें कोई एड देती है, किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई एड देती है, तो रेगुलेशन सारा सरकार का होगा, रेगुलेशन सारे यूजीसी के होंगे, सब कुछ यूजीसी का होगा। केवल जो कर सकते हैं वो एडमिनिस्टर आप कर सकते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के होने की वजह से। इसको तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट भी नहीं माना। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1967 में स्टेटस डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 1981 में इंदिरा गांधी सरकार उस समय बैठी हुई थी। इंदिरा गांधी सरकार ने पहले तो 1972 में प्रयास किया, 1967 के बाद कि हम इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दें, और बिल लेकर आई। अलीगढ़ के लोगों ने वहां जाकर प्रदर्शन किया, इंदिरा गांधी से मिले और कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुका तो आप क्यों पीछे पड़ी। 1981 में फिर भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस फिर से दे दिया गया और अमेंडमेंट एक्ट 1981 लाया गया। और उस अमेंडमेंट एक्ट में जहां यूनाइटेड प्रोविंस को जो पावर थी, ये जो भी पावरें दी गई थी राज्य को कि राज्य उसमें प्रिवेल करेगा, राज्य से बात करेंगे, राज्य के कानून लागू होंगे, राज्य, वो सेक्शन 1 से लेकर और सेक्शन 20 तक रिपील कर दिया और ट्रांजिशन पोर्शन एक सेक्शन 22 का बना दिया। अब 1981 में ये फिर से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि जो पीछे जहां जिन वजह से राज्य को या सरकार को इंटरवीन करने का राइट था या गवर्न करने का राइट था, वो सारे सेक्शन ही उड़ा दिए। 1981 के बाद ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 में एक जजमेंट दे दिया और उन्होंने कहा, उसी अजीज पाशा के जजमेंट 1967 के आधार पर यह कहा कि नहीं भाई, ये तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है ही नहीं, इसलिए माइनॉरिटी के एडमिशन और ये वो लागू नहीं होते।
2006 में वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। 2016 में केंद्र सरकार ने कहा कि ये जो अपील मनमोहन सिंह सरकार ने डाली है वो अपील हम वापस ले लेंगे 2016 में। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वो विड्रॉ करने से मना कर दिया और 7 जजों की बेंच के पास उसको फॉरवर्ड कर दिया। आज की तारीख में वो 7 जजों के बीच, चूंकि पिछला जजमेंट 5 जजों की बेंच का था, इसलिए 7 जजों की बेंच में आज की तारीख में फॉरवर्ड कर दिया। अब अगर केंद्र उसको चेंज करना चाहे तो केंद्र को केवल एक काम करना है, 1981 का अमेंडमेंट, इसी दौरान जब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला, 1981 का अमेंडमेंट रिपील कर देना। क्योंकि केंद्र सरकार इस समय कानून ऑलरेडी रिपील कर रही है, बहुत सारे हजारों कानून रिपील कर रही है, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि 1981 का जो अमेंडमेंट आया या 1951 का अमेंडमेंट आया, 1965 का अमेंडमेंट आया, इसको रिपील कर दे। और रिपील करते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसमें एंट्री का राइट हो जाएगा और गवर्निंग बॉडी वो हो जाएगी और उसका डिसीजन ओवर रूल करेगा यूनिवर्सिटी के डिसीजन को। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। कारण क्या था? कारण लोग बताते हैं कि एक तो फखरुद्दीन अली अहमद बैठे थे, उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया था, या मौलाना आज़ाद, उन तो इंटेंशनली लिया था। लेकिन 1981 का जो डिसीजन आया था इंदिरा गांधी के समय पर और अमेंडमेंट लाया गया था, उसका मुख्य कारण था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनी सारे विश्व में छा चुके थे और अब यहां से पढ़े हुए लोग ओआईसी, आप 57 देशों की बात करें, 57 देशों के किसी के चीफ सेक्रेटरी हैं, तो किसी का जनरल सेक्रेटरी है, तो किसी का वो एडवाइजर है। यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ व्यक्ति आज की तारीख में ओआईसी के जो प्रिंसेस बैठे हुए हैं उनके सबसे नजदीक लोग हैं। अगर उसकी काउंसिल बैठी होगी और 15 लोग उसकी काउंसिल में होंगे तो यह संभव है कि 7 से 8 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हों। तो जैसे ही केंद्र की सरकार या कोर्ट का कोई डिसीजन आता है और इस पर कुछ वो कहना शुरू करते हैं या कुछ इस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर कभी आंच जरा सी भी आती है तो फिर ओआईसी का दबाव आना शुरू हो जाता है। अब मैं बात करता हूं जम्मू कश्मीर की, तो 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 रिपील कर दिया केंद्र सरकार ने, मतलब एब्रोगेट कर एडिट कर दिया, इनफैक्चुअस कह लो कर दिया। तो जो 2019 में हुआ उस और जो ये सब कुछ आया था उसके पीछे भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी। मैं बताता हूं कैसे। कि जाकिर हुसैन का नाम आपने सबने सुना होगा, राष्ट्रपति भारत के हुए। मैं इसलिए उनको जानता हूं या उनके बारे में ज्यादा जानता हूं क्योंकि मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूं और फर्रुखाबाद के वो भी थे, सलमान खुर्शीद के नाना, जो आज सलमान खुर्शीद आप देख रहे हैं उनके नाना, वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए। ये कुछ भाई थे, इनके ज्यादातर भाई पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान का कश्मीर अफेयर्स का जो पहला मिनिस्टर हुआ वो इनका भाई था। इनका मैं बात कर रहा हूं जाकिर हुसैन का, और एक भतीजा इनका बाद में पाकिस्तान की सेना में जनरल भी बना और ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो गए। और यहां वाइस चांसलर रहते ही इन्होंने एक और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जिसको उस समय नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा गया था और वो बाद में अलीगढ़ से करोलबाग और करोलबाग से बगल में शिफ्ट कर दी गई, जिसका नाम आज की तारीख में जामिया मिलिया है। तो जामिया मिलिया के बारे में अगर मैं कहूं तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन है। और दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर में जो शेख अब्दुल्ला ने सब कुछ किया वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट था और वो ये सारी रिसर्चें अगर कहीं हो रही थी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रही थी और आज की तारीख में तो उनके एलुमनाई पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान इसमें इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव कौन है? इफेक्टिव हैं एएमयू के जो एलुमनीज हैं, वो वहां प्रिंसेस के साथ बैठे हुए हैं और वो प्रिंसों से दबाव बनना शुरू कर देते हैं भारत सरकार के ऊपर। और भारत सरकार के ऊपर जो दबाव बनना शुरू होता है उसका परिणाम निकला है कि भारत सरकार अगर कुछ करने जा रही होती, जैसे 1981 में जो उन्होंने किया, 1972 में वो करने जा रहे थे और ये अलीगढ़ के लोग वहां रिप्रेजेंटेशन कर गए तो वो रुक गई, लेकिन 1981 में फिर से उसने वही कर दिया। और आज की तारीख में तो यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा कल्प्रिट, चूंकि 1981 के बाद यूनिवर्सिटी ने जिस प्रकार से अपने आप को ग्रो किया है और अब वो पॉलिसी वर्क में जिस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रैटेजी बनाना, देश को कैसे तोड़ना और देश में कितने विभाजन और कैसे विभाजन होना, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बखूबी जानती है। वहां प्रोफेसर्स हैं, वहां पढ़ा लिखा समाज है, सरकार पैसे दे रही है और रिसर्चें, चूंकि मुस्लिम पढ़ते भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं और 81 में माइनॉरिटी स्टेटस भी जा चुका, अभी तक माइनॉरिटी स्टेटस उनका बरकरार है। इसलिए वहां हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार होता है कि हॉस्टल में अगर 3 लोग रहते हैं तो उसमें एक मुस्लिम अनिवार्य है। अब वो मुस्लिम अनिवार्य है तो वो क्या करेगा, वो वहां पर नमाज पढ़ेगा,
लेकिन घंटी बजाएगा अगर हिंदू तो उसको मना करेगा, वो वहां मीट खाएगा, अब वो सात्विक है तो उसको उसको भ्रष्ट करेगा। और ये यूनिवर्सिटी का प्राइमरी जो अलॉटमेंट डिपार्टमेंट है वो कहता है एक मुस्लिम का रहना अनिवार्य है। अब बताइए ये कहां की साजिश है, ये किसने साजिश की? दूसरी बात यह है कि प्रोफेसर्स जो इधर से जाते हैं, हिंदू जो प्रोफेसर हो गए थे शुरू में, क्योंकि यूनिवर्सिटी जब पाकिस्तान बना तो यूनिवर्सिटी के 80% प्रोफेसर्स जिन्होंने पाकिस्तान की न्यू आधारशिला रखी थी वो पाकिस्तान चले गए थे। 80% प्रोफेसर फिर हिंदू आ गए थे उस समय, और आज की तारीख में फिर से 95% और 98% मुस्लिम्स प्रोफेसर हो गए हैं और 2-3% पर हिंदू रह गए। वो इसलिए नाम के लिए क्योंकि ऐसा ना कोई कह दे कि ये क्या कर रहे हैं। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस तरह का, लोग कहते हैं कि 1971-72 की तरफ एलआईयू का एक ऑफिस था। एलआईयू उत्तर प्रदेश सरकार का लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है। एलआईयू का एक ऑफिस था, वो उस एलआईयू के अधिकारी की पीठ पर अल्लाह अकबर लिखकर यूनिवर्सिटी से उसको निकाला गया था और उस बिल्डिंग को यूनिवर्सिटी ने कब्जा कर ली थी। ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सारी बिल्डिंगें जो यूनिवर्सिटी ने कब्जा करके रखी हैं, लोग करवा रहे थे। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी के पास जैसे मैंने कहा वर्ल्ड वाइड वो फैले हुए हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर आज 700 से 800 बीघा जमीन किसानों की है, उनके पास खतौनियां। बहुत लोगों ने हमें पत्र लिखा और बताया, और मैंने तो ये इसलिए विषय कवर किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास भूगोल के बारे में मेरे को बहुत सारे पत्र लिखे थे और रिक्वेस्ट किया था कि एएमयू या भारत के विभाजन या जो आज चल रहा है उसके विषय में कुछ बताएं। तो उस समय जिस समय ये यूनिवर्सिटी बनी, अब 1981 के बाद इन्होंने क्या किया, चूंकि 16 अधिकार यूनिवर्सिटी के पास आ गए थे और सरकार का जो ओवरराइडिंग का अधिकार था वो छीन लिया गया था, तो अब क्या है, यूनिवर्सिटी ने अपनी बाउंड्री खींच ली। किसानों ने विरोध किया, तो किसानों के विरोध के बाद यूनिवर्सिटी में चूंकि 25,000 रूम हैं, एक रूम में 2 से 3 लोग रहते हैं, 50,000 से 1 लाख बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो सब इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं। तो विक्टिम हैं, वो कुछ कह नहीं पाते, कुछ तो हाईकोर्ट गए लेकिन पैरवी नहीं कर पाए क्योंकि सरकार ने सपोर्ट नहीं किया उस समय की। और एक उनके पास खतौनियां हैं, उनके पास पेपर्स हैं, वो उन जगहों पर उन्होंने हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, उन जगहों पर उन्होंने हॉस्टल बना दिए हैं, उन जगहों पर उन्होंने दूसरी और चीजें बना दी हैं, और जगह किसी और की, ओनरशिप किसी और की है। कमाल है कि सरकार उस पर ओवरराइड नहीं कर सकती, इतना कड़ा कानून 1981 में बना दिया गया और राज्य के लोग उनसे प्रताड़ित होते हैं। यही कारण है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर भारत के टुकड़े होने का जो आधुनिक तरीके से रिसर्च वर्क किया जाता है वो उसका कर्णधार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। जब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये सुधार नहीं किए जाएंगे, मैंने जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को चाहिए 1981, 1965, 1951 के जो कानून हैं जो पास किए उस समय फखरुद्दीन अली अहमद ने या मौलाना आज़ाद ने, उनको वापस ले ले, रिपील कर दें, और यूनाइटेड प्रोविंस आज के योगी सरकार को ओवरराइडिंग राइट दे दे। अभी सबको सुधर जाएगा, सब ठीक होने लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश में लोगों को यह बात समझ आएगी कि पहला टारगेट अगर देश को सुधारना है और जिहादियों से बचाना है तो पहला टारगेट जेएनयू नहीं, पहला टारगेट होना चाहिए एएमयू। एएमयू को अगर सही कर लेंगे तो जामिया मिलिया की तरफ सही हो जाएगा, और फिर उसी का एक्सटेंशन जेएनयू है वो भी सही हो जाएगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया मिलिया, एएमयू, ये वो यूनिवर्सिटी है, या हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटियां हैं जो एक्सटेंशन काउंटर हैं एएमयू के। अब सोच कर देखिए, एएमयू ने अपनी एक ब्रांच हैदराबाद में खोली, क्या कारण है? एएमयू ने अपनी एक ब्रांच केरला में खोली, क्या कारण है? एएमयू ने अपनी एक ब्रांच बंगाल में खोली। आप सोचिए कि ये क्या कर रहे होंगे एएमयू वाले वहां इन स्टेटों में, और खासतौर से ये मुस्लिम तुष्टीकरण वाले स्टेट हैं। तो ये जो पाकिस्तान वाला प्रकरण है, और पाकिस्तान के इस मामले में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के दबाव में ओआईसी कर रहा, ओआईसी पाकिस्तान के दबाव में नहीं कर रहा, ओआईसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाइज हैं, जो इसके पढ़े हुए बच्चे हैं, वो वहां टॉप पोस्टों पर हैं, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि भारत सरकार ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखिए आप
हमारे इंटरनल मामले में इंटरवेंशन नहीं कर सकते, आप हमारे इंटरनल मामले में आप बोल भी नहीं सकते। भारत के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने साफ 2 शब्दों में कहा कि देखिए आपका कोई अफेयर नहीं बनता, जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए हम 370 लगाएं या 270 लगाएं ये आपका विषय नहीं है, आप उसमें बात मत करिए। आज की भारत सरकार बिना दबाव माने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सही कर सकती है और भारत आगे भविष्य के भारत में जो तोड़ फोड़ होने वाली है या जो भारत के टुकड़े होने की या भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए या भारत को पाकिस्तान बनाने के लिए या भारत को टुकड़े करने के लिए जो प्लानिंगें होती हैं उनको सुधारने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि एएमयू प्लानिंग करता है, पता नहीं कितना सच है, लेकिन ये तो सच है कि पाकिस्तान एएमयू से ही बना था। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।